कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जीएस की जो क्लास नंबर 12 है, यानी 12वें नंबर की क्लास है आपकी। और आज थोड़ा सा मैं देखना इकोनॉमी और दूसरा जो सेक्शन है आपका यानी हिस्ट्री वाला सेक्शन, उसको मैं शुरू कर दूंगा। यानी इकोनॉमी के साथ साथ हिस्ट्री वाला पोर्शन थोड़ा शुरू कर दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जियोग्राफी और वो खत्म होगी क्या, पॉलिटी। ठीक है, जीएस 11 नंबर की आज आपकी क्लास आएगी, इस 12 नंबर की। ठीक है, 12वें नंबर की, 11 तो हो गए हमारे, 12वें नंबर की है। और इसमें थोड़ा सा इतिहास और इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो मैं इंक्लूड करूंगा आज से। और दूसरा साथ साथ ही ये समझना कि अभी कितना है पटवारी के लिए, अब 1 महीना बचा है बच्चों। सोचो, जो मतलब एक लंबे समय से जिस चीज़ का इंतजार कर रहा था वो घड़ी आ ही गई। ठीक है, और कांस्टेबल का तो फिर 1 हफ्ता, कितना 2 हफ्ते बचे होंगे, लगभग 8-10 दिन बचे हैं। ठीक है, कितनी अच्छा है ना, 6 यानी 12 से 18, 12वें दिन आज से पेपर है, तो 10 दिन तक मैक्सिमम आपको पढ़ना है। ठीक है, इसका ये सीधा सीधा मतलब है अपना समय कहीं भी व्यर्थ मत कीजिए। अभी का जो समय है कहीं भी उसको व्यर्थ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। अंतिम समय में मैंने ये कहा आपसे, लुसेंट ऑब्जेक्टिव होगी, लुसेंट ऑब्जेक्टिव लगाइए। परीक्षावाणी भी अब ऑब्जेक्टिव लगाइए। ठीक है, अब क्या करना, परीक्षावाणी में फालतू मत पढ़ना। जो स्टार्टिंग में वन लाइनर दिए हैं ना, उसने जो पहला चैप्टर है उसका, जिसमें बहुत सारे, उनको देख के जाओ एक बार, परीक्षावाणी ऑब्जेक्टिव करके जाओ। और तीसरा जो हिंदी सेक्शन है, हिंदी में भी ऐसे ही थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, थोड़े परिभाषा वगैरह देख के जाओ। अब समय नहीं है, अगर आपने इससे पहले पढ़ा होगा तो वो आपके माइंड पर रिकॉल कर जाएगा। ठीक है, साथ साथ जीएस की जो क्लासेस हैं, जब वीडियोस आपको मिल जाती है, वीडियो अपलोड हो जाती है, उसके 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर इसको फिनिश करके रिवीजन कर लीजिए तुरंत। ठीक है, और जीएस की जो 30 दिनों की जो क्लासेस आ रही हैं स्पेशली फॉर पटवारी लेखपाल, वो सही तरीके से आप लोग अपने में क्या रखें, तैयार रखें। ठीक है, तो जीएस की 12वें नंबर की क्लास उसमें देखना। पहला आपको जो टॉपिक लिखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखना है। पहला लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, क्या लिखोगे, पहला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर कभी ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी इसका फुल फॉर्म लिख देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा हुई थी, यानी किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा क्या की थी, एक रिटायर्ड सैनिक थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, हुई कहाँ थी, कहाँ स्थापना हुई थी पूछेगा, बम्बई में। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष पूछता है वीसी बनर्जी, व्योमेशन बनर्जी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो व्योमेश चंद बनर्जी। ठीक है, व्योमेशन बनर्जी, इनके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा, कहां, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अपने आप में ये बता दिया। ठीक है, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बच्चों, मुंबई में ही हुआ था। उसमें 72 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, लिखो प्रथम अधिवेशन, लिखो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में ही हुआ था, यानी बंबई में हुआ था। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लिखो अलग अलग जगह प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। ठीक है, द्वारा भाग लिया गया था। और इस 72 प्रतिनिधियों में से 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। 2 कौन थे, मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। ठीक है, प्रतिनिधियों द्वारा भी इसमें क्या लिया गया था, भाग लिया गया था। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था इसका, बॉम्बे में। कहाँ हुआ था वाला थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ वाला चेक कर लेना है। ठीक है, प्रथम अधिवेशन तो आपका कहाँ हुआ था, मुंबई में, लेकिन ये जो कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, हालांकि बंबई होगा, उसको चेक कर लेना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ठीक है, प्रथम अधिवेशन ये है। अब इसको याद रखना आपको, इस समय जो वायसराय था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, कि स्थापना के समय वायसराय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, समय वायसराय कौन थे, डफरिन थे बट्टू। ठीक है, कौन थे, डफरिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था, डफरिन था। ये बहुत आता है, लॉर्ड डफरिन, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लॉर्ड डफरिन इसके क्या थे, वायसराय थे। इसको भी ध्यान में आपने रखना है। ठीक, इसके बाद जो अगला आता है बच्चों, इसको सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व किसने कहा था, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अगला क्वेश्चन लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहा, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि किसने कहा। ठीक है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि का
प्रतिनिधि किसने कहा था? डफरिन ने ही कहा था। लॉर्ड डफरिन ऐसे व्यक्ति थे जिसने ये कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक सूक्ष्म अल्पदर्शी है, उनका क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगला आपको लिखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी बच्चों, उसके द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कभी पहले की बात सेकंड भी पूछता है। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता लिखो। द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता, सेकंड की जो अध्यक्षता की बच्चों दादा भाई नौरोजी ने की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या की थी? द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड वाले का। अगला लिखना है आपको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और इस जब द्वितीय अधिवेशन था ना, इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लिखो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा इसमें क्या किया गया? भाग लिया गया था। ये भी आप लोगों को रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। लिखो बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी बहुत ज्यादा पेपर में क्या किया जाता है? पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी था। ठीक है, अगला लिखो आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष लिखोगे। ठीक है, लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है। ठीक है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी बच्चों इसकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक है, बहुत पेपर में पूछता है। 1917 में इन्होंने एक अधिवेशन हुआ था उसकी। और पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष थी बच्चों सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू इसकी क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय के रूप में। ठीक है, लिखो एकमात्र अधिवेशन जहां महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एक ही बार की थी। ठीक है, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? अध्यक्षता की। ठीक है, ये क्या था बच्चों? बेलगांव अधिवेशन 1924। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, बेलगांव अधिवेशन 1924 है। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव। इसकी अध्यक्षता इन्हें की थी। अगला लिखो आप स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था स्वतंत्रता के समय? ये भी पेपर में क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है बच्चों, ये तो आपको खुद करना ही करना है। ठीक है, ये तो आपका काम है ये कि स्वतंत्रता के समय कौन इसका अध्यक्ष था, ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब एक यहाँ पर 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब एक यूरोपीय अध्यक्ष भी लिख लो। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी लिख लो जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूले या यूल जो भी लिखते हो। ठीक है, प्रथम क्या थे? यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके बीच, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लिखो लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कब का है? 1916 का है, 1916 का है। किस किस के बीच हुआ था ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के मध्य। ठीक है, और लखनऊ समझौता जो 1916 था, इसका अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे इसके? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसी लखनऊ समझौते में एक व्यक्ति थे तिलक, जिन्होंने ये कहा था, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसके लेकर रहूंगा। ठीक है, ये बहुत आता है पेपर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब कहा था? लखनऊ समझौते में। लखनऊ समझौते में 1916 में। ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि किसने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, अगला जो आता है बच्चों, यहाँ से एक बार भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो किस अधिवेशन में गाया था? पहली बार 1911 में गाया गया था कोलकाता में। ठीक है, लिखो जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? ठीक है, लिखो जन गण मन के ही राष्ट्रगान है। ठीक है, राष्ट्रगान ये किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? लिखो 1911 कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, 1911 कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहले क्या किया गया था? गाया गया था। ये भी पेपर में पूछता है। जन गण मन राष्ट्रगान जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। अगला लिखो, ये जो मैंने लिखा था ना, आप याद रहेगा नहीं रहेगा, स्वतंत्रता के समय लिखो, स्वतंत्रता या विभाजन के समय, जो भी लिखते हो। ठीक है, भारत का जो विभाजन हुआ, विभाजन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जो मैंने आपसे कहा था कि ढूंढ लेना। ठीक है, JB कृपलानी थे, JB कृपलानी। अब मैं इसलिए ये हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन पहले करा रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि इसी से ज्यादा क्वेश्चन आने के संभावनाएं रहती है। ठीक है, वो मेडवल वगैरह कम आती है। अगला लिखो, लगातार 6 वर्ष तक कौन रहा था? लगातार 6 वर्ष तक INC का अध्यक्ष कौन रहा था? सबसे लंबा कार्यकाल, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था ना इस समय पे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लगातार 6 वर्ष तक, और इसमें सबसे कम उम्र में भी यही बने थे। ठीक है, लिखो इनकी उम्र भी बहुत कम थी, सबसे कम उम्र थी इनकी, वन ऑफ दी। ठीक है, उम्र में ये बने थे। अगला आपने लिखना है बच्चों, हरिपुरा अधिवेशन पूछा जाता है एक पेपर में। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन जो मैं करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, 1938 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, अध्यक्ष लिखो सुभाष चंद्र बोस, SC बोस जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हरिपुरा। अगला लिखना है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा सकते हो लगा लेना। 1929 अध्यक्ष थे बच्चों जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष के जवाहरलाल नेहरू, और ये इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग या प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पास हुआ था पूछता है, तो लाहौर अधिवेशन। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हमेशा से रहा है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। अगला लिखो, एक कराची अधिवेशन पूछता है, पटेल वाला 1931 में। ठीक है, लिखो कराची अधिवेशन, ये हुआ 1931 में, और सरदार पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये इसीलिए सरदार जाना जाता है कराची अधिवेशन क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार पर इसमें क्या हुई थी? बात हुई थी। लिखो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था इसी वाले में। ठीक है, अगला जो पूछता है बच्चों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था और किस अधिवेशन हुआ था? लिखो गरम दल और नरम दल सुना होगा ना आपने। लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ये हुआ बच्चों सूरत अधिवेशन 1907 में, सूरत में 1907 में हुआ था। और इसमें जो विभाजन हुआ था 2 दलों में बढ़ गया, एक तो इसको बोला गया गरम दल, दूसरे को बोला गया नरम दल। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? विभाजित हो गया था ये कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और लास्ट के 2 और लिखने, एक फैजपुर अधिवेशन लिखो 1936 का, फैजपुर अधिवेशन ये है 1936 का। ठीक है, 1936 में हुआ था फैजपुर अधिवेशन, और इसमें लिखो नेहरू द्वारा समाजवाद पे बल दिया गया,
समाजवाद, सोशलिज्म पर बल, ठीक है, नेहरू द्वारा समाजवाद पर बल दिया गया फैजपुर अधिवेशन में। और लास्ट क्वेश्चन लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित कब की थी? 1920 में। लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति, देसी रियासतों के प्रति किस वर्ष नीति घोषित की थी? लिखो, 1920 में, नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या की थी? अपनी नीति घोषित की थी इसने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगर आपके इतने क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में है, स्पेशली पुलिस पटवारी वगैरह ग्रुप सी लेवल में, इतना काफी होता है बच्चों, ठीक है, इतना। इसमें से कोई ना कोई जो पूर्ण स्वराज वगैरह ये आता है पेपर में कि कब हुआ था। सेकंड आपने लिखना है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसी के आसपास से, एक लिख लो आप मुस्लिम लीग, मुस्लिम, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाते तो उसी की पैरेलल एक संस्था थी मुस्लिम लीग, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों 1906 में हुई थी, ठीक है। कहाँ स्थापना हुई थी पूछेगा तो ढाका में, ढाका जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है, ढाका में गठन कब हुआ था? 1906 में। और किसके द्वारा किया गया था पूछता है तो ये होगा सलीमुल्लाह खान और आगा खां के द्वारा, ठीक है। लिखो, सलीमुल्लाह खान वो आगा खां के द्वारा, आगा खां व सलीमुल्लाह खान के द्वारा इसकी क्या की थी? स्थापना की गई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की। पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगला लिखो, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? आगा खां, ठीक है, ये खान होगा, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? आगा खान। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। तो इतना ही पूछता है आपसे मुस्लिम लीग के बारे में, कहाँ हुई थी, किसने की थी और कहाँ ये इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तीसरा आता है बच्चों बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन। लिखो, बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन, व स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। देखो, बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय जो वाइसराय था कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, वाइसराय। लिखो, ये भी पेपर में पूछते हैं, लॉर्ड कर्जन। यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ था किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। बंगाल विभाजन की घोषणा भी पूछता है। लिखो, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को इसकी क्या हुई थी बच्चों? घोषणा हुई थी, ठीक है। इसी के बाद जो है बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लिखो, बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन को भंग करो, ठीक है, बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंदोलन प्रारंभ ये हुआ था 7 अगस्त 1920 से, ठीक है। और इसमें इसके बाद स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था, ठीक है। लिखो, 7 अगस्त 1920 से। जैसे ही बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसके जस्ट बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, यानी अपने देश की वस्तुएं शुरू करो, ठीक है। लिखो, बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन, कभी पूछेगा ना बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो अगला लिखो, इस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। लिखो, बंगाल विभाजन के समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ये था सर एंड्रयूज फ्रेजर, एंड्रयूज फ्रेजर, ठीक है। सर एंड्रयूज फ्रेजर वहां की क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो देखिए, क्या हुआ था बच्चों? बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन चला था। इसमें क्या हुआ था? जो ब्रिटिश वस्तु हैं उसको क्या करना था? बहिष्कार करना था। तो लिखो, ब्रिटिश वस्तु बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब घोषित किया गया था? 1905 में, ठीक है। यानी ब्रिटिश वस्तु राष्ट्रीय बहिष्कार के रूप में स्वीकार को, राष्ट्रीय बहिष्कार, नेशनल लेवल पर हम उसका बहिष्कार करेंगे, राष्ट्रीय बहिष्कार नीति के रूप में स्वीकार। नीति कब की थी? 1905 की। 1905 में इसको ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की नीति को शुरू किया गया था भारत में, ठीक है। अगला लिखो, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक भी था एक, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। वो चाहते थे ऐसा न हो, वो भारत और ब्रिटिश के बीच पाश्चात्य संबंधों पे बिलीव करते थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के आंदोलन का विरोध किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। रविंद्रनाथ
टैगोर, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। RNT लिखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्वदेशी आंदोलन का क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है, या उसका आलोचक थे। अगला लिखो आपने स्वदेशी आंदोलन का कारण तो पता ही कर लोगे, स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन के कारण, यहाँ पे कारण लिख दो, बंगाल विभाजन का कारण ही स्वदेशी आंदोलन, मतलब बंगाल विभाजन के कारण ही क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला बाद में क्या हुआ था बच्चों, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, तो 1911 में लिखो बंगाल विभाजन रद्द, रद्द 1911 में किया था, ध्यान रखना। और कौन था वायसराय, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय लिखो, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड उस समय क्या थे बच्चों, वायसराय थे, इन्हीं के समय हुआ था। लिखो अगला लिखो, वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत किस आंदोलन के दौरान बनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। लिखो वंदे मातरम को पूरा लिखना है, ठीक है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में पहचान किस आंदोलन के दौरान मिली थी, वंदे मातरम को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, मतलब राष्ट्रीय गीत के रूप में पहचान मिली थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। अगला लिखना आपको, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये की थी इसका अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, अवनींद्रनाथ लिखो, नींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ जी ने की थी इसकी स्थापना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ये ध्यान रखना, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। अब देखो जो स्वदेशी आंदोलन था तो ऐसे लिखो, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन दो तरीके से, दिल्ली में किसने इसका नेतृत्व किया था और मद्रास यानी साउथ में किसने किया था, ठीक है। मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन था उसके जो नेतृत्व करता थे वो तो सैयद हैदर, मतलब सॉरी चिदम्बरम पिल्ले था, ठीक है, चिदम्बरम पिल्ले जी ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था, जबकि दिल्ली में सर सैयद हैदर रजा, ठीक है, तो लिखो सैयद हैदर रजा, क्या लिखोगे, सैयद हैदर रजा, ठीक है, दिल्ली में इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था, लिखो सैयद हैदर रजा के द्वारा इसका क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से 3 टॉपिक हो गया आपके। 4th लिखो अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, फिर टॉपिक वाइज फिर देखूंगा, जैसे 4th लिखो अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आ सकते हैं आपके, अर्थव्यवस्था टॉपिक वाइज फिर देखता हूँ, ठीक है। अभी मैंने टॉपिक चेक करने की क्या क्या दे रखे हैं उसके महत्वपूर्ण तथ्य, किसके, इकोनॉमी के। तो पहला आपने लिखना है बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, मिश्रित, भारतीय, जैसे पूछेगा ना भारतीय अवस्था कैसी, पूंजीवादी, समाजवादी, तो आप याद रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, दोनों क्या करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी रहती है जहां पे, ठीक है, की भागीदारी लिखो, की भागीदारी होती है, यानी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखोगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखोगे, गवर्नमेंट स्कूल देखोगे प्राइवेट स्कूल भी देखोगे, यानी गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी अपना काम करती है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब लिखो भारत की तो अर्थव्यवस्था है कैसी है बच्चों, भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था मानता है, ठीक है, लिखो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर भारत अभी कंसीडर किया जाता है, विकासशील। तीसरा, जब भारत स्वतंत्र हुआ था बच्चों, उसने अपनी जो मतलब क्या थी अर्थव्यवस्था थी, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, लिखो बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य होता है, बंद अर्थव्यवस्था, इसका मतलब होता है ना आप यहां से कुछ सामान भेजोगे ना कहीं से सामान मंगाओगे, यानी आयात निर्यात नहीं होता, लिखो आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब यहां से भेजना, और आयात निर्यात अगर नहीं होगा तो ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और भारत बेसिकली 1991 तक स्वतंत्रता के बाद इसी के कॉन्सेप्ट पर चल रहा था, बहुत कम मात्रा में उसका आयात निर्यात होता था। 1991 में भारत ने एलपीजी की नीति घोषणा की, यानी लिखो एलपीजी, यानी इसको बोलो कि क्या बोलोगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 1991 से शुरू हुआ भारत का, ठीक है। एलपीजी कब से शुरू हुआ भारत में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो कॉन्सेप्ट है 1991 में। यहीं पर आपका उसने एक टॉपिक दिया है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, क्या दिया है,
वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है। यानी किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां, लिखो आर्थिक गतिविधियों को अन्य राष्ट्रों के साथ भी जोड़ना, को अन्य राष्ट्र के साथ। यानी हमने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी के साथ भी जोड़ दिया, यानी हमने अपना मार्केट जो है सबके लिए खोल दिया। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया एक प्रकार से इकोनॉमी के सेक्टर में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लिखो, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित कौन करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित एनएसएसओ करता है, ठीक है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे, एनएसएसओ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसको बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इस टाइप के, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं बच्चों, इसी के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, और इकट्ठा भी क्या करता है, एनएसओ के माध्यम से ही इसको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, भारत में जो मुख्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये पेपर में पूछता है बहुत ज्यादा, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः बच्चों कृषि क्षेत्र में होती है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में। अब ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका मतलब क्या है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है किसी की, यानी वो काम में लगा हुआ दिखेगा लेकिन काम नहीं करता है, उसको हटा भी दोगे तब भी प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। सीमांत उत्पादकता शून्य, यानी इसको ऐसे समझो, अगर एक खेत में 5 आदमी काम कर रहे हैं और 10 कुंटल अगर वहां गेहूं हो पा रहा, तो 10 आदमी भी काम करेंगे तो फिर भी 10 कुंटल हो रहा है, तो 10 आदमी फालतू के लगे हैं, दिखेगा तो काम करता हुआ, लेकिन प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है, जो दिखता तो काम करता हुआ है लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी, मतलब प्रोडक्शन होता है उसके माध्यम से, वो जीरो होता है, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में ऐसी बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो देखो, सीमांत उत्पादकता शून्य किसकी होगी, श्रम की, यानी जो लेबर है उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अगला लिखो, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट ये करता है बच्चों यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। लिखो, इसको हिंदी में लिख लेना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। और ये मानव विकास रिपोर्ट को विकसित किसने किया, महबूब उल हक ने, महबूब उल हक द्वारा इसको क्या किया, मानव विकास रिपोर्ट को विकसित किया गया। अर्थशास्त्री थे। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 2021-22 में भारत की रैंक लिखो, 2021-22 है, तो भारत जो है 132वां स्थान भारत को मिला है, ठीक है, पर भारत है इस बार। ये करंट अफेयर से लिंक कर दिया मैंने आपको मानव विकास। अब मानव विकास सूचकांक में 3 बेसिकली पैमाने होते हैं बच्चों, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है। तो लिखो, मानव विकास रिपोर्ट में मुख्यतः कौन से 3 पैमाने होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर। बेसिकली ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। अगर आपसे वैसे पूछता है घुमा के, तो स्वास्थ्य एवं पोषण हो जाएगा आपका, जीवन प्रत्याशा होगी और पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे घुमा के पूछता है तो लिखो स्वास्थ्य व पोषण स्तर, स्वास्थ्य व पोषण, जीवन प्रत्याशा यानी जीने की कितनी इच्छा है पैदा होते समय, ठीक है, प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। और तीसरा लिखो आप लोग क्या, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। ये 3 चीजें बेसिकली इसमें लिखी जाती है, जीवन प्रत्याशा और इसके अलावा पर कैपिटा इनकम और स्वास्थ्य व पोषण। इसके अलावा विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, एक और लिखो, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। लिखो, विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट ये करता है बच्चों इंटरनेशनल बैंक फॉर रिन्यूअल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय IBRD इसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड रिन्यूअल, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण बैंक, यानी इसको, ये जो शाखा है ये किसकी शाखा है, विश्व बैंक की, ठीक है।
लिखो ब्रैकेट में लिखो विश्व बैंक की शाखा। विश्व बैंक के 2-3 रूप है ना, तो उसमें उसका एक पॉइंट ये भी IBRD। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, और ऑप्शन में सीधे विश्व बैंक दिखेगा तो विश्व बैंक करना, और विश्व बैंक नहीं दिखेगा IBRD दिखेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास व पुनर्निर्माण बैंक कर दो इसको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास व पुनर्निर्माण बैंक, ये ध्यान में रखना। अगला लिखो किसी भी देश में जो श्रम वर्ग है, किस एज से किस एज तक वाले को बोलते हैं श्रम वर्ग, लेबर वर्ग, ठीक है। 15 से 59 वर्ष तक के लोग श्रम वर्ग का हिस्सा है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन वो पेपर में पूछ देता है। अगला लिखो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किस चीज पर बल देता है, यानी बहुआयामी, पहले ये माना जाता था इसके पास पैसा नहीं है तो ये गरीब है, ठीक है, इसके यहाँ खाने के लिए नहीं है, लेकिन अब जो है समय बदल चुका है। अब चलता है बच्चों कॉन्सेप्ट बहुआयामी निर्धनता, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, निर्धनता। अब मल्टी डायमेंशनल मतलब हुआ इसके अंदर आप सिर्फ पैसा ही नहीं देखोगे, इंसान का स्वास्थ्य का, अगर बहुत ज़्यादा पैसा है स्वास्थ्य लाभ नहीं है तो भी आप गरीब हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़े वो हो लेकिन एजुकेशन का लेवल ख़त्म है तब भी आप गरीब हो, और आपका जीवन स्तर सही नहीं है तब भी आप गरीब हो, ठीक है। यानी सिर्फ पैसा ही नहीं, लेकिन इन चीज़ों से, आपके पैसा है, आपके स्वास्थ्य का लाभ ही नहीं है, आपको हॉस्पिटल ही नहीं है, तब भी आप क्या हो, निर्धन हो। तो बहुआयामी निर्धनता में बेसिकली स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर को देखा जाता है, ठीक है। अगला लिखो निर्धनता निवारण हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए थे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो शुरू किया गया था तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, किस चीज के लिए, निर्धनता निवारण हेतु, ठीक है। अगला लिखो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण, भारत में अब जो है गरीबी रेखा का निर्धारण जो करता है बच्चों वो करता है नीति आयोग, ठीक है। निर्धारण वर्तमान में कौन करता है, आप नीति कमीशन, कि किसको आप गरीबी रेखा के अंदर लाओगे, कौन सी, कितना, मतलब पैमाना क्या रखोगे कि कोई आदमी गरीबी रेखा से ऊपर है नहीं है, या गरीबी रेखा किस हिसाब से आप गरीबी रेखा को मानोगे, वो कौन करता है, नीति आयोग करता है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग 3 चीजें लिखना है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, बेसिकली द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है बच्चों इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र को बेसिकली क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र को बोला जाता है विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को बेसिकली बोला जाता है कृषि क्षेत्र। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां आएंगी जिसका संबंध डायरेक्टली कहां से, नेचर से, प्रकृति से, तो लिखो कृषि, डेयरी, मत्स्यन, खनन, शिकार, पशुपालन, सब प्राथमिक क्षेत्र आएगा, ठीक है। तो देखो कृषि तो लिख दिया मैंने, डेयरी, मत्स्यन, पशुपालन, खनन आदि, ये सब के सब, यानी आप सीधे सीधे ऑप्शन में अगर पूछेगा कौन सी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, डायरेक्ट जो प्रकृति से होता है, मुर्गी पालन, खतन, ये सब का सब होगा। द्वितीय क्षेत्र होगा बच्चों औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, विनिर्माण, जहां पे आप प्राथमिक क्षेत्र से चीजें लेके उसको आप रूप बदल देते हैं, यानी बेसिकली इसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जहां पे होगा उसको, और सेवा क्षेत्र में जहां पर आप पेड कर रहे हो और आपको उसके बदले क्या मिल रही, सर्विस मिल रही है, तो इसमें लिखो बीमा, बैंकिंग, परिवहन, रेलवे, हॉस्पिटल, ये सब के सब क्या हैं अपने आप में, आदि सब के सब क्या है, तृतीय क्षेत्र। तो अगर पेपर में छाटने को आता है प्राथमिक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय, तो आप इसको एक तो नेट से भी चेक कर लेना। बाकी इसमें कैसे दिमाग लगाना है, जहां पर आप पेड करते हो आपको सर्विस मिल रही है, सेवा क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो नेचर से, प्रकृति से उठा के आपने एग्रीकल्चर या कोई ऐसी गतिविधियां की, आपने उसका रूप बदलने के लिए उसको इंडस्ट्री में भेज दिया, तो सेकेंडरी हो जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र जहां डायरेक्टली आप प्रकृति से एक्टिविटी करते हैं, वहां क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका डे 12 नंबर की क्लास, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी और आप लोग इसको सही तरीके से रिवाइज करना, सही तरीके से इसको पढ़ लेना, और हम लोग जल्द ही, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस एंड हो जाए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना।